नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज ले जाते समय उसके काफिले को लेकर फतेहपुर में विवाद सामने आया है। टोल प्लाजा पर काफिले में शामिल वाहनों के चालकों और कर्मचारियों के बीच बहस और अभद्रता की शिकायत की गई। टोल कर्मियों की शिकायत पर पुलिस ने 2 अलग अलग थानों में कुल 10 वाहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी पर संसद की मर्यादा गिराने और बहस से बचने का आरोप लगाया। पाठक ने कहा कि राहुल बार बार अपने मुद्दे बदलते हैं, जबकि गृह मंत्री सदन में उनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए झारखंड में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया। उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। चित्रकूट धाम मंडल के 4 जिलों में शासन की जांच के दौरान 47,886 अपात्र राशन कार्ड धारक चिन्हित किए गए हैं। इनमें आयकर दाता, लग्जरी कार मालिक और 25 लाख रुपए से अधिक वार्षिक जीएसटी टर्नओवर वाले कारोबारी शामिल हैं। शासन ने संबंधित जिलों को सूची भेजकर सत्यापन के बाद ऐसे राशन कार्ड तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने छात्रों और जैन जी से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की कथित राजनीतिक साजिशों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि दोनों दल राजनीतिक स्वार्थ के लिए युवाओं के विरोध प्रदर्शनों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती ने युवाओं से ऐसे हथकंडों से दूर रहने और अपने भविष्य पर ध्यान देने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर में सोमवार देर रात कांवड़ियों के 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि डीजे की गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर रामपुर और संभल जिले के कांवड़िये आमने सामने आ गए। राजपूताना चौपले पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद विवाद बढ़ा और दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। घटना में कई कांवड़ियों के चोटिल होने की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में स्कूली बच्चों का गुस्सा सामने आया। चंदूपुर क्षेत्र की खस्ताहाल और कीचड़ से भरी सड़क से परेशान सैकड़ों छात्र छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंच गए। प्रदर्शन के दौरान बच्चों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रवेश की कोशिश की और मांग पूरी नहीं होने पर कलेक्ट्रेट गेट के बाहर धरना शुरू कर दिया। सड़क की मरम्मत के नाम पर कथित खानापूर्ति और आवाजाही प्रभावित होने से नाराज छात्रों का प्रदर्शन चर्चा में है। धर्मनगरी काशी में पिता की मौत के बाद मां और बेटे की मौत का दुखद मामला सामने आया है। बताया गया कि बीमारी के कारण एक दिन पहले ही पिता का निधन हुआ था। अंतिम संस्कार के बाद मां और बेटा गेस्ट हाउस के कमरे में चले गए और बाहर नहीं निकले। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर उसे तोड़ा गया, जहां दोनों मृत मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 वर्षों से लगातार तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन इस बार का आयोजन चुनावी नजरिए से अहम माना जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी इस अभियान के जरिए संगठन की जमीनी स्थिति परखने में जुटी है। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति का संदेश देने के साथ मौजूदा विधायकों और नए टिकट दावेदारों की जन पहुंच, जन समर्थन और संगठनात्मक सक्रियता का भी आकलन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती रैलियों को लेकर बड़ी खबर है। प्रदेश में भर्ती रैलियों का सिलसिला 17 अगस्त से अगले साल अप्रैल तक चलेगा। मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और अयोध्या समेत 6 जिलों में रैलियां होंगी। मेरठ से शुरू होने वाली प्रक्रिया 14 अप्रैल को अयोध्या में समाप्त होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवास, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। मथुरा के शेरगढ़ क्षेत्र में चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। गोपीनाथ मंदिर में हुई चोरी का पुलिस अभी खुलासा भी नहीं कर पाई थी कि अकबरपुर रोड स्थित परचून की दुकान को चोरों ने निशाना बना लिया। रात में चोर दुकान की छत काटकर अंदर दाखिल हुए और लाखों रुपए का सामान तथा गले में रखी नकदी लेकर फरार हो गए। लगातार घटनाओं से व्यापारियों और ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक के शेयरों में बीते एक सप्ताह में 12% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी का बाजार पूंजीकरण करीब 5,650 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। शेयरों में दबाव की प्रमुख वजह एनएचएआई का कारण बताओ नोटिस माना जा रहा है। भारी बारिश के बाद एक्सप्रेसवे के करीब 300 मीटर हिस्से के धंसने पर टोल कलेक्शन रोका गया और कंपनी पर पेनाल्टी का प्रस्ताव रखा गया। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में रहने वाले किसानों की चिंता बढ़ गई है। नदी का पानी खेतों में पहुंचने से खड़ी फसलों को नुकसान होने लगा है। फसल पूरी तरह बर्बाद होने की आशंका के चलते कई किसान अधपकी फसलों को समय से पहले काटने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि अगर समय रहते फसल नहीं बचाई गई तो आने वाले दिनों में पशुओं के लिए चारे का संकट भी खड़ा हो सकता है। आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र के गढ़ी सावराय गांव में मंगलवार सुबह निर्माणाधीन मकान पर काम कर रहा 28 वर्षीय मजदूर
हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। बताया गया कि मकान की छत के ऊपर से 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन गुजर रही थी। करंट लगने के बाद युवक छत से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कंप्यूटर साइंस विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर पर बीटेक छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का आरोप है कि पढ़ाई में मदद के बहाने उसे प्रोफेसर ने अपने आवास पर बुलाया और वहां उसके साथ जबरदस्ती की। छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर साक्ष्यों को जुटाने में लगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी पसंद से इस्लाम धर्म अपनाने वाली 2 बालिग हिंदू युवतियों को कथित अवैध हिरासत में रखने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी पिता और राज्य सरकार को संयुक्त रूप से 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म चुनने और स्वतंत्र जीवन जीने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। प्रतापगढ़ में कोतवाली देहात पुलिस ने घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध तरीके से गैस निकालने और हेरफेर करने वाले कथित गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से 96 घरेलू गैस सिलेंडर और 2 पिकअप वाहन भी बरामद किए गए हैं। इस तरह की गतिविधि से सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गैस सिलेंडरों के अवैध कारोबार से जुड़े पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। प्रयागराज में फर्जी अंकपत्र के आधार पर वकालत का प्रमाण पत्र यानी COP हासिल करने के आरोप में 39 अधिवक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की तहरीर पर सिविल लाइंस पुलिस ने 3 दिनों के भीतर ये कार्रवाई की। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई के बाद विधिक क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है और मामले की जांच जारी है। नोएडा के सेक्टर 108 स्थित डिवाइन मीडोज सोसाइटी में 100वीं मंजिल से गिरकर 24 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया गया कि कामिनी कुमारी की शादी करीब 1 महीने पहले हुई थी। घटना के बाद मायके पक्ष ने पति पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया चल रही है। इस पद के लिए देश भर से 5300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। समीक्षा के बाद चयन समिति ने 18 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए योग्य माना है। ट्रस्ट की ओर से प्रशासनिक अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिए जाने की बात सामने आई है। चयनित अधिकारी के सामने मंदिर परिसर के प्रबंधन और प्रशासन को सुचारू रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। मुख्यमंत्री ने करीब 2.5 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय युवा और नागरिक तिरंगा लेकर शामिल हुए। यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारों से माहौल उत्साहपूर्ण नजर आया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता दिवस के प्रति जागरूक करने के साथ राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना रहा। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए मिलने वाले केंद्रीय फंड में कटौती दर्ज की गई है। लोकसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश को प्राथमिक शिक्षा के लिए 742.12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वहीं 2026-27 में यह राशि घटकर 899.96 करोड़ रुपए रह गई। यानी एक साल में राज्य के आवंटन में करीब 843 करोड़ रुपए की कमी आई है, जिससे शिक्षा बजट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ स्थित गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा अब धार्मिक आयोजन के साथ बड़े आर्थिक कारोबार का जरिया भी बन रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस आयोजन से राज्य में करीब 1000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होता है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से होटल, ढाबे, परिवहन, टेंट और पूजा सामग्री से जुड़े कारोबार को फायदा मिल रहा है। दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय बना हुआ है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत तक कई जगह भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कई क्षेत्रों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कुछ इलाकों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए गए हैं। बिजली गिरने और तेज आंधी तूफान को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बुलंदशहर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोमूत्र खरीद की पायलट परियोजना शुरू की गई है। इस पहल के तहत किसानों और पशुपालकों से 10 रुपए प्रति लीटर की दर से गोमूत्र खरीदा जा रहा है। इससे पशुपालकों को अतिरिक्त आय का अवसर मिल रहा है। वहीं महिला स्वयं सहायता समूहों को भी इस परियोजना से जोड़ा जा रहा है। एकत्र गोमूत्र से जैविक कीटनाशक और प्राकृतिक खाद तैयार करने की योजना है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर रविवार को इंडिगो विमान से जुड़ी घटना में बड़ा हादसा टल गया। रिपोर्ट के अनुसार लैंडिंग से पहले पायलट को रनवे की स्थिति स्पष्ट नहीं दिखी और सतह पर गिट्टी उभरी हुई महसूस हुई। स्थिति को देखते हुए पायलट ने टच एंड गो प्रक्रिया अपनाई और विमान को दोबारा हवा में उठा लिया। इसके बाद विमान को सुरक्षित लखनऊ की ओर मोड़ दिया गया। विमान में 154 यात्री सवार बताए गए हैं।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर नगला चतुर्भुज के पास अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद गिट्टी से लदा डंपर अनियंत्रित होकर आग की चपेट में आ गया। चालक ने समय रहते चलती गाड़ी की खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि उसे मामूली चोटें आईं। सूचना पर पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के कारण एक्सप्रेसवे पर कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने संगठन को चुनावी तैयारी में सक्रिय करना शुरू कर दिया है। प्रदेश स्तर पर टीम गठित होने के बाद अब जिला संगठनों पर फोकस किया जा रहा है। पार्टी के करीब 8 से 9 संगठनों पर फोकस किया जा रहा है। पार्टी के करीब 8 से 9 संगठनात्मक जिलों में जिलाध्यक्ष घोषित हो चुके हैं, लेकिन उनकी पूरी टीम का गठन अभी बाकी बताया जा रहा है। ऐसे में इन जिलों में संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर कार्यकर्ताओं की नजर नए पदाधिकारियों की घोषणा पर बनी हुई है। बीसलपुर क्षेत्र के अमृता खास गांव स्थित बालकराम सरस्वती शिशु मंदिर में मंगलवार सुबह हादसा हो गया। कक्षाएं चलने के दौरान विद्यालय परिसर की एक दीवार अचानक टिन शेड पर गिर गई। शेड के नीचे मौजूद 2 शिक्षिकाएं और 6 बच्चे मलबे की चपेट में आ गए। ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर सभी को बाहर निकाला। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीसलपुर ले जाया गया, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर बताई गई। रक्षाबंधन से पहले राजधानी के सराफा बाजार में खरीदारी बढ़ने लगी है। त्योहारी सीजन के बीच सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। सराफा कारोबारियों के मुताबिक रक्षाबंधन, तीज और आने वाले त्योहारों को देखते हुए ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। आभूषणों के अलावा चांदी के उपहार और डिजाइन वाली राखियों की मांग भी बढ़ रही है। बाजार में त्योहारी खरीदारी बढ़ने से कारोबारियों को बेहतर बिक्री की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के 300 से ज्यादा मदरसों में इस बार हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी के निर्देश पर मदरसों में ध्वजारोहण के साथ छात्रों के लिए देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से जुड़े विशेष कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। यह अभियान 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्र छात्राओं में राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है। गोरखपुर के प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए राहत की खबर है। योगी सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना लागू करने का फैसला किया है, जो 15 अगस्त से शुरू होगी। योजना के तहत हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स के बकाये पर करीब 71.71 करोड़ रुपए तक ब्याज माफ किया जाएगा। इससे नगर निगम के लगभग 1.44 लाख बकायेदारों को फायदा मिलने की उम्मीद है। योजना से पुराने टैक्स बकाये के निपटारे में भी तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए वाराणसी और सिद्धार्थनगर में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मिर्जापुर मंडल के अपर निदेशक डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को वाराणसी का सीएमओ बनाया गया है, जबकि डॉक्टर संजय दोहरे को सिद्धार्थनगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा प्रदेश के 7 अन्य प्रमुख अस्पतालों में नए मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों की तैनाती की गई है। इससे स्वास्थ्य प्रशासन में नई जिम्मेदारियां तय होंगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले का इंतजार कर रहे 12वीं पास छात्रों के लिए एक और मौका है। मौजूदा शैक्षणिक सत्र में करीब 2000 सीटें अभी खाली हैं, जिन्हें भरने के लिए विशेष चरण की काउंसलिंग शुरू की गई है। अब तक 300 से अधिक नए रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जो छात्र पहले प्रवेश नहीं ले पाए थे, वे इस चरण में आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने छात्रों से समय सीमा का ध्यान रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन्य जीव संरक्षण से जुड़े कर्मचारियों के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। प्रोजेक्ट टाइगर सहित विभिन्न वन्य जीव योजनाओं में तैनात वॉचर्स और फील्ड कर्मचारियों को मानदेय के लिए अब केंद्र के बजट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार की इस व्यवस्था से कर्मचारियों का भुगतान समय पर किए जाने की उम्मीद है। इससे वन्य जीव संरक्षण से जुड़े अभियान लगातार चलाने और जमीनी स्तर पर काम में तेजी लाने में मदद मिलेगी। नया नोएडा बसाने की दिशा में प्रशासन ने 37 गांवों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। दादरी नोएडा गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र के तहत विकसित होने वाली परियोजना के लिए कुल 209 वर्ग किलोमीटर जमीन का अधिग्रहण प्रस्तावित है। पहले चरण में बुलंदशहर के 24 और गौतम बुद्ध नगर के 13 गांव शामिल किए गए हैं। नोएडा प्राधिकरण ने सर्वेक्षण और गांवों से जुड़े कार्यों के लिए 2 नए ओएसडी तैनात किए हैं। उत्तर प्रदेश की बैंकिंग व्यवस्था में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को लेकर आंकड़े सामने आए हैं। मार्च 2026 तक प्रदेश का सीडी रेशियो 52.01% रहा, यानी बैंकों में जमा हर 100 रुपए में से करीब 52 रुपए ही राज्य में कर्ज के रूप में दिए जा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक जमा राशि का एक बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में निवेश हो रहा है। उनका मानना है कि यूपी की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए स्थानीय स्तर पर ऋण वितरण बढ़ाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के जरिए पारंपरिक कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। योजना में बढ़ई, दर्जी, नाई, कुम्हार और लोहार जैसे कामगारों को प्रशिक्षण, टूल किट और आसान ऋण की सुविधा दी जाती है। इसका उद्देश्य पारंपरिक हुनर को आधुनिक तकनीक से जोड़कर कारीगरों की आय बढ़ाना है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और स्थानीय स्तर पर छोटे कारोबार को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कुपोषण से निपटने के लिए टेक होम राशन व्यवस्था की पूरी सप्लाई चेन की डिजिटल निगरानी की जा रही है। उत्पादन इकाई से लेकर लाभार्थी तक राशन की निगरानी होने से वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
इस व्यवस्था के जरिए करीब 1.56 करोड़ बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं तक पोषक आहार पहुंचाया जा रहा है। डिजिटल मॉनिटरिंग से वितरण में गड़बड़ी की पहचान और उस पर कार्रवाई आसान होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। समाज कल्याण विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल खोल दिया है। पात्र छात्र छात्राएं नए और नवीनीकरण दोनों तरह के आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने विद्यार्थियों को समय सीमा के भीतर जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सही समय पर आवेदन पूरा करने से छात्रवृत्ति प्रक्रिया में देरी की संभावना कम होगी। सरकारी खरीद के डिजिटल मंच GeM पर उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2017 में शुरुआत के बाद से यूपी ने इस प्लेटफॉर्म के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीद पूरी की है। देश के सभी राज्यों की GeM खरीद में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 30% से ज्यादा बताई गई है। इस प्रदर्शन के लिए राज्य को 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिससे सरकारी खरीद में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा मिला है। उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत प्रदेश के 137 नगर निकायों में 73,184 नए आवासों के निर्माण को मंजूरी मिली है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। स्वीकृति के बाद प्रदेश में आवास परियोजनाओं का दायरा बढ़ गया है। पीलीभीत में तेज रफ्तार और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए ट्रैफिक पुलिस को 2 हाईटेक इंटरसेप्टर बाइक मिली है। इन बाइकों में स्पीड डिटेक्शन रडार और हाई रेजोल्यूशन कैमरा सिस्टम लगाया गया है। ये तकनीक दूर से वाहनों की गति रिकॉर्ड करने में मदद करेगी। पुलिस इनका इस्तेमाल हाईवे के साथ संकरी सड़कों और गलियों में भी करेगी। इससे ओवर स्पीडिंग पर प्रभावी निगरानी और सड़क हादसों को रोकने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद जगी है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में खाली पदों पर भर्ती को लेकर लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक हुई। शिक्षा विभाग के अधिकारियों और भर्ती आयोग के बीच हुई चर्चा में भर्ती से जुड़ी अर्हता संबंधी विसंगतियों को दूर करने पर विचार किया गया। उद्देश्य यह है कि नियमों में जरूरी सुधार के बाद जल्द भर्ती विज्ञापन जारी किया जा सके। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी यूपी रेरा ने 470 शिकायतकर्ताओं से जरूरी दस्तावेज जल्द जमा करने की अपील की है। प्राधिकरण बिल्डरों से वसूली गई रकम लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजने की तैयारी कर रहा है। कई मामलों में बैंक विवरण और शपथ पत्र अपडेट नहीं होने के कारण भुगतान अटका हुआ है। रेरा ने शिकायतकर्ताओं से दस्तावेज पूरे करने को कहा है ताकि सत्यापन के बाद उनकी लंबित रकम का भुगतान जल्द किया जा सके। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर को लेकर चित्रकूट नोड में बड़ी परियोजना को मंजूरी मिली है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। परियोजना में 600 करोड़ रुपए से अधिक निवेश का प्रस्ताव बताया गया है। नई इकाई से चित्रकूट को रक्षा उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिल सकती है। साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के राउंड 5 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना सीट आवंटन स्टेटस देख सकते हैं। जिन छात्रों को सीट मिल चुकी है उन्हें 14 अगस्त तक निर्धारित प्रवेश फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। समय सीमा के भीतर फीस जमा नहीं करने पर सीट आवंटन रद्द माना जा सकता है। अभ्यर्थियों को प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के बीच गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कानपुर और मथुरा में नदियां चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गई हैं, जिससे तटवर्ती इलाकों में पानी पहुंचने लगा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाटों का संपर्क प्रभावित हुआ है और गंगा द्वार का मार्ग भी जलमग्न बताया जा रहा है। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखते हुए निगरानी बढ़ा दी है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि उम्मीदवार लंबे समय से अनिश्चितता की स्थिति में है और मामले को ज्यादा समय तक नहीं खींचा जा सकता। पीठ ने माना कि कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन इतने बड़े स्तर की भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के भविष्य का जल्द समाधान जरूरी है। अदालत के इस रुख से लंबे समय से फैसले का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों में उम्मीद बढ़ी है। रायबरेली जिले के ग्रामीण इलाकों में सड़क और पुल निर्माण की नई परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की तैयारी है। लोक निर्माण विभाग करीब 29 किलोमीटर लंबी 19 नई सड़कों का निर्माण करेगा, जिस पर लगभग 18 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा 3 स्थानों पर छोटे पुल भी बनाए जाएंगे, जिनकी लागत करीब 3.5 करोड़ रुपए होगी। परियोजनाओं के पूरा होने से गांवों की मुख्य मार्गों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ग्रामीणों का आवागमन आसान होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर करीब 1000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शपथ पत्र के साथ शिकायत देकर वक्फ संपत्तियों और कब्रों की कथित अवैध बिक्री का आरोप लगाया है। शिकायत में रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और कुछ दस्तावेज हटाने के दावे भी किए गए हैं।
हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और मामले की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित भूमि विकास और गृह स्थान योजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद किसानों से बातचीत कर रहे हैं। प्रस्तावित लैंड पूलिंग व्यवस्था के तहत किसानों की सहमति से करीब 4500 एकड़ भूमि योजना में शामिल की जाएगी। परियोजना के पूरा होने पर राजधानी के विस्तार को नई दिशा मिलने की उम्मीद है और अनुमान है कि करीब 8 लाख लोगों के लिए आवासीय सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी।